भाषा का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत प्रारंभिक वर्षों में भाषा और साक्षरता के द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं साक्षरता क्या है। साक्षरता क्या है, इसे समझने के लिए आइए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। यहाँ हम एक साक्षर व्यक्ति के कुछ वर्णन दे रहे हैं। आप अपने अनुसार इनमें से किसको साक्षर मानेंगे, उसके बारे में अपनी राय लिखें। एक व्यक्ति जो अक्षर और शब्द लिख या पढ़ सकता है, एक व्यक्ति जो लिख व पढ़ सकता है और साथ ही लिखी हुई सामग्री का अर्थ निकाल सकता है, वह व्यक्ति जो अलग अलग संदर्भों के लिए लिखी हुई सामग्री का प्रयोग कर सकता है, इस सामग्री के आधार पर चीजों को पहचानने, समझने, व्याख्या करने, रचने, विचार व्यक्त करने और गणना करने की क्षमता रखता है। वह व्यक्ति जो लगातार सीखने के लिए लिखित सामग्री का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अपने ज्ञान व सामर्थ्य को बढ़ा सकता है, साथ ही अपने समुदाय और व्यापक समाज में भागीदारी के लिए लिखने पढ़ने का प्रयोग कर सकता है। तो जरा विचार कीजिए कि आप इनमें से किसको साक्षर मानेंगे। परंपरागत रूप से लोग केवल पहले या दूसरे वर्णन को ही साक्षरता की परिभाषा मानते हैं, लेकिन आज साक्षरता को ज्यादा व्यापक रूप से देखा जाता है। साक्षरता को सीखने, सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने, सशक्तिकरण और समाज में प्रभावी भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। साक्षरता जीवन रूपांतरित कर सकती है और सच्ची साक्षरता में शब्द को पढ़ना और दुनिया को पढ़ना शामिल है। साक्षरता के बारे में समझने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि साक्षरता सोचने और तर्क करने का भी माध्यम है। तो साक्षरता के आयाम के बारे में यदि हम बात करें तो साक्षरता के आयाम में सोचना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना शामिल है। यदि हम आरंभिक स्तर पर साक्षरता कौशलों की बात करें तो अच्छे साक्षरता कौशल कक्षा 2 के अंत तक कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे सोचते और अच्छी तरह समझते हुए एक सरल कहानी को धारा प्रवाह, सटीक और ठीक ठाक गति से पढ़ने में सक्षम होते हैं, मौखिक रूप से अपने आप को स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं, साथ ही किसी चित्र, विषय या कहानी के प्रश्नों को अपने शब्दों में 3 से 4 वाक्यों में लिख सकते हैं। आइए अब जानते हैं भाषा विकास के मुख्य घटक के बारे में। भाषा विकास के हम 3 मुख्य घटकों को मुख्य रूप से देखते हैं, जिसमें पहला है मौखिक भाषा विकास, दूसरा है पठन और तीसरा लेखन। जब हम मौखिक भाषा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सुनना और बोलना शामिल होता है। जब हम पठन की बात करते हैं तो पठन में समझ के साथ पढ़ना शामिल होता है, और जब हम लेखन की बात करते हैं तो लेखन के अंतर्गत बुनियादी लेखन कौशल और विचारों को व्यवस्थित करके रचना कर पाना शामिल होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो मौखिक भाषा विकास के जो कार्य होते हैं उसमें सुने हुए पर प्रतिक्रिया देना, समृद्ध शब्दावली का प्रयोग करना, साथ ही दोबारा सुनाना या बताना यानी किसी बात को दोहराना और उसे बता पाना, सोचने के लिए बातचीत करना, ये सभी मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत आते हैं। जब हम पठन की बात करते हैं तो पठन में शब्द पहचान और भाषाई समझ शामिल है। इसे हम एक सूत्र के रूप में देख सकते हैं। जहां हम पठन की बात करते हैं यानी रीडिंग की अगर हम बात करें तो रीडिंग में क्या क्या शामिल है, डिकोडिंग यानी शब्द पहचान और भाषाई समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इन दोनों में से कोई एक चीज ना हो तो हमारा पठन नहीं हो सकता। कैसे? जैसे जब बच्चा कोई पाठ को पढ़ रहा है या किसी कहानी को पढ़ रहा है तो मान लीजिए कि वो किसी वाक्य में आए 8
शब्दों को पहचान पा रहा है, यानी डिकोड कर पा रहा है, और अर्थ उसमें से यदि एक भी शब्द का नहीं समझ पा रहा है तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारा पठन का कार्य नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने 8 शब्द पहचान तो लिए लेकिन समझ वह एक भी शब्द नहीं पाया। वहीं अगर बच्चा उन 8 शब्दों को पहचानने के बाद 5 शब्दों का अर्थ समझ पाता है तो वहां हमारा पठन का कार्य हो रहा है। लेखन की बात करें तो लेखन में मोटर कौशल शामिल है, भाषा संरचना संबंधी कौशल शामिल है और साथ ही साथ संज्ञानात्मक कौशल शामिल होते हैं। तो ये हमारे भाषा विकास के मुख्य घटक होते हैं। पठन को समझने के लिए आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें हम यह देख सकेंगे कि शब्द पहचान और भाषाई समझ में क्या संबंध है। अच्छा बताओ यह क्या लिखा है? कुत्ते से सावधान। अच्छा बताओ यह क्यों लिखा है? शायद इसलिए कि अंदर कुत्ता है, खूंखार होगा, काट सकता है। मुझे अंदर नहीं घुसना चाहिए। कुत्ते के काटने का दर्द और इलाज से सुई। ओए ना बाबा ना, गेट के अंदर नहीं जाऊंगी। उफ, ये लोग कुत्ता पालते ही क्यों हैं? वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से एक बच्ची लिखे हुए शब्दों को डिकोड करके उसका अर्थ ग्रहण कर पा रही थी और उसे अपने पूर्व में घटित किसी भी घटनाक्रम से जोड़कर देख पा रही थी। आइए अब जानते हैं कि आरंभिक स्तर पर बच्चों के साथ हम कौन कौन सी गतिविधियां करवा सकते हैं। हम छोटे बच्चों के साथ में कहानी को बुनने का कार्य करवा सकते हैं। ये कार्य हम कब करवा सकते हैं? जैसे हमने जब छोटे बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाई या कहानी सुनाई, उसके बाद हम बच्चों से समूह में एक एक वाक्य जोड़कर कहानी बुनने का कार्य करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम कहानी लिखने और पढ़ने पर कार्य करवा सकते हैं। यानी जब हमारे बच्चे कहानी बुनना सीख चुके तब हम बच्चों के साथ में साझा लेखन के द्वारा कहानी लिखने का और उसे पढ़ने का कार्य करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम आरंभिक वर्षों में बच्चों के साथ चित्र कहानी पर भी कार्य करवा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को हम चित्र कहानी के माध्यम से कहानी को पढ़ना सिखा सकते हैं, कहानी की सीक्वेंसिंग यानी क्रम से कहानी को लगाने का कार्य करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इस चित्र कहानी के माध्यम से हम बच्चों के मौखिक भाषा का विकास भी कर सकते हैं, समझ पर भी कार्य कर सकते हैं। तो इन चित्र कहानियों का प्रयोग हम बच्चों के साथ कई तरह से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ अवलोकन का कार्य भी कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने के, उनके अनुभव के बारे में बात करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इससे अलग अलग भाषाओं में पक्षियों के नामों के माध्यम से बहुभाषिकता की अवधारणा को भी हम कक्षा में ला सकते हैं। इसके साथ साथ हम इन्हें कहानी के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे पक्षी क्या करते हैं, या आपने पक्षियों को कहाँ कहाँ देखा है, या क्या आपने किसी पक्षी या पक्षियों का घोंसला देखा है। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ में अवलोकन का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अवलोकन चार्ट का कार्य भी कर सकते हैं, यानी अवलोकन चार्ट पर कार्य करने की गतिविधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कला में एकीकृत अधिगम को प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को एक स्क्रैप बुक, चार्ट पेपर पर विभिन्न पक्षियों के चित्र बनाने या चिपकाने पर उसमें अपना नाम लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण भी तैयार होगा और इन प्रारंभिक गतिविधियों के बाद हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे पर्यावरण की बात करना, पक्षियों के रंग, संख्या, आकार और उनकी आवाजों के बारे में बात करने पर कार्य कर सकते हैं। पक्षियों के लिए पानी और भोजन रखने पर बच्चों को हम जो है अवेयर कर सकते हैं, उनको इसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षक बच्चों के भाषा कौशल, संप्रेषण कौशलों और बच्चों की भागीदारी और उनके शामिल होने, अपने साथियों के साथ अनुभव साझा करने की क्षमता आदि के आधार पर आकलन हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम छोटे बच्चों को कहानी सुनाने का कार्य करते हैं और
कहानी सुनाना बच्चों के भाषा अर्जन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। इससे भाषा के साथ जुड़ने के अवसर हम बच्चों को प्रदान करते हैं और बच्चों को भाषा का सृजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानियों के द्वारा सभी आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी कल्पना को एक उड़ान मिलती है और जोर से कहानी पढ़ने का लक्ष्य बच्चों को भाषा की ध्वनियों से परिचित कराना होता है। बच्चों के लिए ज्यादातर कहानियों में वाक्यांश होते हैं जिन्हें दोहराया जाता है और एक शिक्षक के तौर पर हमें ऐसी कहानी चुननी चाहिए जिसमें कहानी के कार्यों से संबंधित चित्र हो। वो बच्चों को कई बार सुनने के अवसर प्रदान करने के लिए हम उस कहानी पर कई बार सुनते या उसे पढ़ते हैं। इस सुदृढ़ीकरण से शब्दावली की विविधता, वाक्यांशों आदि को सुनिश्चित हम कर सकते हैं। जब बच्चे कहानी दोहराते हैं तो वे इससे भाषा का सार्थक हिस्सा दोहराते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में हम बच्चों के लिए किस प्रकार का साहित्य प्रयोग कर सकते हैं। जब हम आरंभिक स्तर की बात करते हैं तो वहां हम बच्चों के साथ चित्रात्मक कहानियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे चित्रों को देखकर सबसे पहले कहानी के बारे में बातचीत करते हैं। कहानी को देखकर, यानी चित्रात्मक कहानी की जो किताबें हैं उन्हें देखकर पढ़ने का अभिनय करते हैं, लोगोग्राफिक रीडिंग करते हैं। तो इस तरह के कई कार्य हैं जो आरंभिक स्तर पर बच्चे चित्रात्मक कहानियों के माध्यम से करते हैं। इसके साथ साथ हम पठन कार्ड का प्रयोग करते हैं। आइए पठन कार्ड के बारे में जानते हैं। पठन कार्ड कहानियों के ऐसे कार्ड होते हैं जिनमें रंग बिरंगे चित्र और छोटी कहानियाँ होती हैं। पठन कार्ड बनाते समय हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि हम आकार की बात करें तो 1, 2 या 4 पन्ने के पठन कार्ड हो सकते हैं और हर पन्ने का जो साइज़ है वो 8 बाई 6 इंच होना चाहिए। चित्रों की यदि बात करें तो चित्र हर पन्ने पर छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी की शब्द सीमा 40 से 60 शब्दों की होनी चाहिए और अक्षरों के आकार यानी फ़ॉन्ट साइज़ की अगर बात करें तो 16 से 18 का होना चाहिए। मुख्य बात आती है कहानी के चयन की, तो रोचक एवं सरल कहानियाँ, सरल कथानक, कम पात्र एवं घटनाएं यानी 2-4 पात्र, और साथ ही साथ ये बच्चों के परिचित संदर्भ से जो उन्होंने पहले भी सुनी हो या फिर जिनकी परिचित शब्दावली हो, ऐसी होनी चाहिए। कहानी की घटनाओं को सीधा और स्पष्ट दर्शाने वाले चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। जब हम पठन कार्ड का प्रयोग कक्षा में कर रहे होते हैं तो ये कार्ड बच्चों में पढ़ने के अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पाठ की विभिन्न गतिविधियों में जैसे मार्गदर्शन युक्त पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र एवं मुक्त पठन के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ डिकोडेबल पाठ का प्रयोग कर सकते हैं, जहां बच्चे जब डिकोडिंग सीख रहे होते हैं तो उन शब्दों के दोहरान वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी हम एक कहानी में दोहराव वाले शब्दों को प्रयोग करके छोटी सी कहानी बनाते हैं और इस तरह से हम डिकोडेबल पाठ का निर्माण करते हैं। आइए आपको ले चलती हूँ पठन सामग्रियों के सफ़र की तरफ। जानते हैं सबसे पहले डिकोडेबल पाठ के बारे में। डिकोडेबल पाठ वह पठन सामग्री है जो कुछ वर्ण अक्षरों और 1 या 2 मात्रा का उपयोग करके बनाए जाते हैं। डिकोडेबल पाठ का मुख्य उद्देश्य बच्चों के डिकोडिंग कौशल को मजबूत करना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्हें कैसे बनाया जाए। डिकोडेबल पाठ में शब्दों की संख्या 20 से 40 और बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है। बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ के वाक्यों में ज़्यादा से ज़्यादा 7 शब्द होने चाहिए। डिकोडेबल पाठ को तैयार करने के लिए कुछ चुने हुए दृश्य शब्द, जिनको बच्चे चित्र के रूप में पहचानते हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं, विशेष तौर पर जिनका थोड़े समय पहले ही बच्चों को अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से परिचय करवाया गया होता है।
डिकोडेबल पाठ बनाते समय कुछ शब्दों का बार बार उपयोग करना एक अच्छी रणनीति होती है। हर एक डिकोडेबल पाठ के साथ उससे संबंधित एक चित्र देना चाहिए। कोई स्थानीय गीत, कविता या कहानी से भी आप डिकोडेबल पाठ बना सकते हैं। कक्षा में जब हम डिकोडेबल पाठ का उपयोग करने चल रहे होते हैं तो उसे उपयोग करने से पहले बच्चों के साथ उस गीत या कविता या कहानी पर मौखिक रूप से चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। डिकोडेबल पाठ का उपयोग बच्चों के छोटे समूहों में शिक्षक के मार्गदर्शन में होता है। फिर धीरे धीरे समूह स्वतंत्र रूप से इन्हें उपयोग करता है। इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ में लोक कथाएं, कविताएं और गीत भी प्रयोग करते हैं और बच्चों में चिंतन कौशल या बच्चों के अंदर विचार को बढ़ाने के लिए या फिर क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए हम पहेलियों का प्रयोग करते हैं, मिथक और किंवदंतियों का भी प्रयोग हम करते हैं बच्चों के साथ में। सरल कहानियों की बात यदि हम करें तो सरल कहानियों की किताबें कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनमें कहानियों में कुछ शब्द, शब्दांश या वाक्य बार बार आते हैं। इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को शब्दों या वाक्यों को पढ़ने या डिकोड करने में बार बार श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार की कहानियों से बच्चे कई शब्दों को दृश्य शब्द की तरह सीख लेते हैं। इस वजह से इन कहानियों को शुरुआती पाठक डिकोड करने में कम और कहानी समझने में ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। आशा है आज का सत्र आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। इस सत्र को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।